Right guys, so let us start on with the portion on sale and lease back transactions. देखो अभी तक हम लोगों ने लीज के अंदर फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज क्या होता है और उसकी अकाउंटिंग किस तरह से करनी है वी हैव अंडरस्टूड. नाउ वील डील इन विद द नेक्स्ट पोर्शन विच इज सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन. राइट, पहले ये सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन किस तरह से ऑपरेट करता है लेट अस अंडरस्टैंड. फिर हम बात करेंगे कि उसकी अकाउंटिंग क्या है, इस तरह के ट्रांजैक्शंस के पीछे रैशनल क्या होता है. लेट अस टेक एन एग्जांपल. समझो कि देयर आर टू पार्टीज मिस्टर ए एंड मिस्टर बी. राइट, देयर आर टू पार्टीज मिस्टर ए एंड मिस्टर बी. मिस्टर ए इज लेट्स से ओनर ऑफ ए कार. मिस्टर ए के पास एक गाड़ी है, ही ओन्स ए कार. मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने अपनी ये गाड़ी मिस्टर बी को बेच दी. राइट, मिस्टर ए सेल्स हिज एसेट विच इज हिज कार टू मिस्टर बी और इस कार के बदले मिस्टर बी पेज ए कंसिडरेशन टू मिस्टर ए. मे भी समझ लो कि मिस्टर ए ने 10 लाख रुपए कंसिडरेशन पे किया, मिस्टर बी ने 10 लाख रुपया कंसिडरेशन पे किया टू मिस्टर ए फॉर द सेल ऑफ दिस कार. तो देखो यहाँ पे इनिशियल ट्रांजैक्शन क्या हुआ, ए के पास एक गाड़ी है, ए ने अपनी गाड़ी बी को बेची और बी ने 10 लाख रुपीस का ए को पेमेंट किया. तो ये एक प्योर सेल का ट्रांजैक्शन है. फिर उसके बाद की नेक्स्ट सीरीज ऑफ एक्टिविटी हम समझते हैं. अभी मिस्टर बी ने देखो इनिशियली ये कार का ओनर कौन था, ए. ए ने क्या किया, ए ने ये कार बी को बेच दी और बी ने ए को इस कार के बदले 10 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया. अभी इस कार का ओनर कौन है आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन, ऑब्वियसली मिस्टर बी. अभी देखो नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या होता है, मिस्टर बी गिव्स बैक द सेम एसेट, मतलब ये सेम कार टू मिस्टर ए ऑन लीज. मिस्टर बी ने ये सेम गाड़ी मिस्टर ए को लौटा दी और इसको लीज पे मिस्टर ए को दे दी और इस लीज के बदले मिस्टर ए विल पे पीरियोडिक लीज रेंटल्स. राइट, मिस्टर ए विल पे पीरियोडिक लीज रेंटल्स टू मिस्टर बी. तो देखो ध्यान देना ये ट्रांजैक्शन में हुआ क्या, इनिशियली ए वॉज द ओनर ऑफ द कार एंड ए वॉज यूजिंग दिस कार. ए ने क्या किया, ये गाड़ी बी को बेच दी और बी ने इस कार के बदले ए को 10 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया. सो दिस वाज द फर्स्ट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी. तो इस सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी में ए वाज द सेलर एंड बी वाज द बायर. अभी ये सेल होने के बाद बी इस गाड़ी का मालिक बन गया. बी ने क्या किया, बी ने ये गाड़ी वापस ए को लौटा दी ऑन लीज एंड ए इस लीज के बदले बी को लीज रेंटल पे करेगा. सो सेकेंड सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन में बी बन गया लेसर और ए बन गया लेसी. एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एंड लीज बैक. सेल में क्या होगा, लेट्स से मेरे पास गाड़ी है, मैंने ये गाड़ी आपको बेच दी, तो आई एम द सेलर, यू आर द बायर. इस गाड़ी के बदले आपने मेरे को जो सेल्स कंसिडरेशन था वो पे कर दिया. सो दिस इज द फर्स्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन. फिर सेकेंड सीक्वेंस में क्या होता है, यही गाड़ी आप मेरे को, यही सेम कार आप मेरे को वापस दे देते हो लीज पे और इस लीज के बदले मैं आपको लीज रेंटल पे करता हूं. तो देखो ये ट्रांजैक्शन देख के थोड़ा अजीब नहीं लगता कि अगर मेरे पास गाड़ी ऑलरेडी थी, मैं गाड़ी का ओनर था, तो मेरे को गाड़ी बेचने की क्या जरूरत थी अगर मेरे को गाड़ी वापस लीज पे ही चाहिए थी. यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रैशनल ऑफ द ट्रांजैक्शन. राइट, इस ट्रांजैक्शन में ए के पास गाड़ी थी, इस ए ने बी को गाड़ी बेची और 10 लाख रुपए का कंसिडरेशन कलेक्ट कर लिया एंड देन आफ्टर दैट देखो क्या हो रहा है, ए ने वापस ये गाड़ी ले ली बी से लीज पे और बी को ये लीज रेंटल पे कर रहा है. तो देखो इफेक्टिवली क्या हो रहा है समझो, पहले इस सेल से पहले गाड़ी कौन यूज करता था, ए वॉज यूजिंग द कार. अभी सेल होने के बाद भी गाड़ी कौन यूज कर रहा है, ए इज यूजिंग द कार बिकॉज ए ने इस गाड़ी को लीज पे ले लिया. तो देखो डिफरेंस क्या है, पहले A was the owner of the car and he was using this car. Subsequently, A is the lessee of the car and he is using the
कार, तो अल्टीमेटली कार तो ए ही यूज कर रहा है, बट पहले एज एन ओनर, बाद में एज एन लेसी। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सस्पिशन पैदा होता है, एक सस्पिशन क्रिएट होता है क्या, कि अगर गाड़ी ए ही यूज कर रहा है तो उसे बेच के वापस लीज में लेने की क्या जरूरत पड़ी। यहाँ पे देखो अगर इस ट्रांजैक्शन के भी हम अगर सब्सटेंस में जाए ना, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि समझो ए को लोन की जरूरत थी, क्या थी, ए को 10 लाख रुपए के लोन की जरूरत थी। तो डायरेक्टली लोन नहीं लेकर, राइट, डायरेक्टली लोन नहीं लेकर ए ने क्या किया, ए ने अपनी गाड़ी बेची और 10 लाख रुपए उसको मिल गए। अभी ये 10 लाख रुपए ए बी को लौटाएगा इन फॉर्म ऑफ लीज रेंटल्स अलोंग विथ वॉट एवर लेट्स से रेट ऑफ इंटरेस्ट दे हैव अग्रीड। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है कि ये लीज एंड सेल बैक, सॉरी सेल एंड लीज बैक के आड़ में एक लोन ट्रांजैक्शन, एक फाइनेंस का ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसलिए AS 19 ने इसकी स्पेसिफिक अकाउंटिंग हमें बताई। तो सेल एंड लीज बैक में क्या होगा, जो एसेट का ओनर है वो एसेट को किसी दूसरे आदमी को बेच देगा और सेल्स कंसिडरेशन कलेक्ट कर लेगा, फिर उसी सेम एसेट को उस आदमी से लीज पे ले लेगा और उस आदमी को लीज रेंटल्स पे करेगा। तो एक सस्पिशन यहाँ पे क्रिएट होता है कि अल्टीमेटली तो एसेट वही आदमी यूज कर रहा है, पहले एज एन ओनर एंड आफ्टरवर्ड एज द लेसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट, राइट। तो इसकी अकाउंटिंग किस तरह से करनी है, राइट, उसकी गाइडेंस हम अभी AS 19 से लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, A sale and leaseback transaction involves sale of an asset, तो हमारे एग्जाम्पल में ये एसेट कौन सा था, कार, by the vendor, तो हमारे एग्जाम्पल में वेंडर कौन था, ए, and leasing of the same asset back, मतलब ये कार वापस उसके पास आ गई, to the वेंडर। तो ए ने ये गाड़ी बी को बेची, सेल्स कंसिडरेशन कलेक्ट कर लिया और बी से वापस भाड़े पे, रेंट पे, लीज पे ये गाड़ी ले ली और इस गाड़ी के यूज के बदले वो लीज रेंटल्स बी को पे करेगा। तो यहां पे ये स्टैंडर्ड बोलता है द लीज पेमेंट एंड द सेल्स प्राइस आर यूजुअली इंटर रिलेटेड, राइट। जो लीज पेमेंट होना है फॉर द लीज और जो सेल प्राइस है जिस दाम पे गाड़ी बेची, यूजुअली ये इंटर रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ए ने 10 लाख का लोन लिया और यही 10 लाख वो लीज रेंटल के फॉर्म में अलोंग विथ इंटरेस्ट बी को लौटाएगा, बट एक्चुअल में लोन ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, सेल हुआ, फिर उसका लीज बैक हो गया। एज दे आर यूजुअली निगोशिएटेड एज अ सिंगल पैकेज, मतलब ऐसे नहीं होता है कि पहले ए ने बी को गाड़ी बेच दी, फिर कुछ दिन के बाद उसको आइडिया आया कि भाई मेरे को ये गाड़ी यूज करनी है, तो वो बी के पास गया और बोला भाई तू मेरे को गाड़ी ये वापस लीज पे देगा क्या, नहीं। जब ये ट्रांजैक्शन फॉर्मुलेट होता है तब फॉर्मुलेट ही इस तरह से होता है कि ए इस गाड़ी को बेचेगा और साथ साथ इस गाड़ी को लीज पे वापस ले लेगा। मतलब ऐसा नहीं होता कि ए ने बी को गाड़ी डिलीवर की और कुछ दिन के बाद जाके वही गाड़ी को लीज पे ले लिया, राइट। इट इज निगोशिएटेड एज अ सिंगल पैकेज, क्लियर है। अभी देखो इसकी अकाउंटिंग पे हम चलते हैं। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ लीज इन्वॉल्व, राइट। तो हमें पता है कि लीज दो तरह की होती है, एक फाइनेंस लीज, दूसरी ऑपरेटिंग लीज। तो जब सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन की हम अकाउंटिंग करेंगे, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये जो लीज बैक हुआ है ये किस नेचर की लीज में क्लासिफाई हो रहा है, इज इट अ फाइनेंस लीज और इज इट एन ऑपरेटिंग लीज। और देखो अब तक हम ये समझ चुके हैं कि फाइनेंस लीज क्या होता है, बोलते तो हम उसे लीज है, बट एक्चुअल में फाइनेंस लीज इज अ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट जहां पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को लोन देती है और दूसरी पार्टी इंस्टॉलमेंट्स में अलोंग विथ इंटरेस्ट इस लोन का रीपेमेंट करती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो सेल्स एंड लीज बैक का ट्रांजैक्शन हुआ है
ये किस नेचर का ट्रांजैक्शन है, किस नेचर की लीज में ये फॉल करता है, इज इट क्वालिफाइंग एज अ फाइनेंस लीज और इज इट क्वालिफाइंग एज एन ऑपरेटिंग लीज। और फाइनेंस लीज को हमने क्या समझा कि भाई ये एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है जिसमें एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को लोन दिया और दूसरी पार्टी ने इस लोन का रीपेमेंट किया अलोंग विथ इंटरेस्ट, बस इसको बोलते हैं हम, जो रीपेमेंट होता है उसको लीज रेंटल हम बोलते हैं। बट ऑपरेटिंग लीज एक एक्चुअल लीज है जहां पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपना एसेट यूज करने देती है और इस यूज के बदले दूसरी पार्टी उसको लीज रेंटल पे करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा कि ये जो सेल एंड लीज बैक है ये फाइनेंस लीज है कि ये ऑपरेटिंग लीज है। फाइनेंस लीज में एक्चुअली होता क्या है समझो, फाइनेंस लीज में द लेसी रिकॉग्नाइजेस द एसेट, राइट। फाइनेंस लीज में हमने क्या समझा था, दैट द लेसी रिकॉग्नाइजेस द एसेट। तो यहाँ पे देखो ये स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर ये सेल एंड लीज बैक क्वालिफाई होता है एज अ फाइनेंस लीज तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है लेसर को, सॉरी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है सेलर को, प्रॉफिट एंड लॉस किसको होगा यहाँ पे, सेलर को। सेलर और लेसी यहाँ पे सेम है बिकॉज वो सेल करता है और फिर वापस लीज बैक कर लेता है। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है सेलर को, प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालेंगे, सेल्स प्रोसीड्स माइनस द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इन द बुक ऑफ द सेलर। तो ऑब्वियसली ऐसे ही निकलता है, सेल्स प्रोसीड्स में से एसेट का WDV, राइट, कैरिंग अमाउंट मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू उस एसेट का हम माइनस करते हैं तो हमें प्रॉफिट या लॉस मिलता है। तो अगर ये सेल एंड लीज बैक फाइनेंस लीज है तो हमें इस ट्रांजैक्शन में सेलर को जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, देखो यूजुअली हम क्या करते हैं, किसी एसेट को बेचने पे अगर प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसे हम इमीडिएटली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाते हैं। बट अगर ये सेल है और वापस जो लीज बैक हो रहा है वो फाइनेंस लीज के नेचर का है, मतलब पार्टीज के बीच में एक्चुअल में एक लोन अरेंजमेंट हुआ है, तब उस केस में अगर कुछ प्रॉफिट या कुछ लॉस होता है इट शुड बी डेफर्ड एंड अमोर्टाइज over the lease term in proportion of depreciation of the lease asset। मतलब सेल एंड लीज बैक वाले ट्रांजैक्शन में अगर ये सेल एंड लीज बैक एज अ फाइनेंस लीज क्लासिफाई होता है तो इस ट्रांजैक्शन में सेलर को जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है इस प्रॉफिट या लॉस को इमीडिएटली हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज नहीं करना है। इस प्रॉफिट या इस लॉस को हम डेफर करेंगे और अमोर्टाइज करेंगे, राइट, ओवर द पीरियड ऑफ द लीज। मतलब टुकड़े टुकड़े में डेफर्ड मैनर में ये हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि समझो हमारे पास एक प्लांट एंड मशीनरी है जिसका रिटन डाउन वैल्यू है, समझ लेते हैं 50 लाख, राइट। हमारे पास एक प्लांट एंड मशीनरी है जिसका रिटन डाउन वैल्यू है 50 लाख। हमने ये प्लांट एंड मशीनरी बेच दिया, राइट। हमने ये प्लांट एंड मशीनरी कितने में बेचा, मान लेते हैं कि हमने ये प्लांट एंड मशीनरी लेट्स से 42 लाख में बेचा और हमने इसको लीज बैक कर लिया एंड ये जो लीज है, लीज इज ए फाइनेंस लीज। हमने ये लीज बैक कर लिया और ये लीज जो है वो क्लासिफाई हुई एज अ फाइनेंस लीज। सो देखो इस ट्रांजैक्शन में हमें क्या हुआ, लॉस, बिकॉज एसेट का रिटन डाउन वैल्यू है 50 लाख और हमने सेल कितने पे किया है इसको, 42 लाख पे हमने इसको सेल किया है। तो इस ट्रांजैक्शन पे जो हमें 8 लाख का लॉस हुआ है इस लॉस को हम इमीडिएटली पीएल में नहीं लेकर जाएंगे, इस लॉस को हम क्या करेंगे, डेफर। हम इस लॉस को डेफर करेंगे एंड अमोर्टाइज करेंगे। अमोर्टाइज करना मतलब टुकड़ों टुकड़ों में इंस्टॉलमेंट में पीएल में डालना, राइट। हम इसको डेफर करेंगे और अमोर्टाइज करेंगे इन प्रपोर्शन ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ दिस प्लांट एंड
मशीनरी। तो देखो सेल एंड लीज बैक में इस सेल ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट भी हो सकता है, सेल ट्रांजैक्शन पे लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट है या लॉस है, मे बी अगर हमने ये 55 लाख में बेचा होता तो 5 लाख का प्रॉफिट होता। सो इट डज नॉट मैटर प्रॉफिट है कि लॉस है, आपको क्या करना है, उस प्रॉफिट या लॉस को सीधा पीएल में नहीं लेकर जाना है, आपको उसको डेफर्ड मैनर में पीएल में लेकर जाना है। और ये डेफर किस प्रकार से करोगे, आप डेफर करोगे इन प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रीसिएशन। जिस प्रोपोर्शन में लीज एसेट पे डेप्रीसिएशन चार्ज हो रहा है उस सेम प्रोपोर्शन में आप इस प्रॉफिट या लॉस को पीएल में लेकर जाओगे। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस। तो देखो हमने सेल एंड लीज बैक के बारे में क्या समझा कि एक आदमी जो एसेट का ओनर है वो किसी दूसरे को ये एसेट बेच देगा। सो जिसने बेचा वो सेलर, जिसने खरीदा वो बायर। फिर उसी आदमी से ये सेम एसेट वापस लीज पे ले लेगा। सो लीज पे लेते वक्त सामने वाला जो पहले बायर था वो लेसर बन जाएगा और जो सेलर था वो लेसी बन जाएगा, और इसको लीज में लेने के बदले पीरियोडिकली लीज रेंटल पे करेगा। तो ये जो सेलर है जो कि अब लेसी बन चुका है, राइट, हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये लीज कौन से कैटेगरी में क्लासिफाई होगा, वेदर अ फाइनेंस लीज और एन ऑपरेटिंग लीज। अगर ये लीज क्वालिफाई होता है एज अ फाइनेंस लीज, तब इस ट्रांजैक्शन पे जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है सेलर को वो सीधा सीधा पीएल में नहीं जाएगा, वो डेफर्ड मैनर में पीएल में जाएगा इन प्रोपोर्शन ऑफ द डेप्रीसिएशन ऑफ द लीज्ड एसेट। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस रूल। अभी देखते हैं कि अगर ये सेल एंड लीज बैक ऑपरेटिंग लीज की तरह क्लासिफाई हो रहा है, ऑपरेटिंग लीज मतलब जहां पे सब्सटैंशियली रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ, ये असली में लीज ट्रांजैक्शन था। शायद मेरे को लेट्स से अपनी गाड़ी बेचनी ही थी और कुछ समय तक अगर वो गाड़ी यूज में मेरे को चाहिए थी तो मैंने कुछ समय के लिए वो गाड़ी लीज पे ले ली और उसका लीज रेंटल पे करूंगा, और फिर कुछ समय जब ये लीज पीरियड ओवर हो जाएगा जिसको मैंने गाड़ी बेची वो गाड़ी लेकर जाएगा और फिर उस गाड़ी को यूज करेगा। तो अगर ये सेल एंड लीज बैक, राइट, अगर ये सेल एंड लीज बैक क्लासिफाई होता है एज एन ऑपरेटिंग लीज, कैसे क्लासिफाई हो रहा है, एज एन ऑपरेटिंग लीज, मतलब इन सब्सटेंस ये फाइनेंसिंग अरेंजमेंट नहीं है, तब इस केस में देखो 3 सिनेरियो अराइज होंगे। ध्यान से ये तीनों सिनेरियो को समझेंगे, बहुत ही इजी सिनेरियो है, एक बार समझ आ जाएगा तो एकदम इजीली हो जाएगा। और यूजुअली एग्जाम में इन्हीं सिनेरियोज के ऊपर सम आते हैं। मैंने काफी सिस्टमैटिकली इसको मैंने लेट्स से डिवाइड कर दिया है 3 कैटेगरी में, और ईच इंडिविजुअल कैटेगरी को हम आराम से समझेंगे और बहुत ही इजी तरीके से ये हम वर्कआउट कर पाएंगे। तो देखो अगर आपका सेल एंड लीज बैक क्लासिफाई होता है एज एन ऑपरेटिंग लीज, तब हमें क्या करना है, 3 सिनेरियोज यहाँ पे अराइज हो सकते हैं, राइट, 3 सिनेरियो यहाँ पे अराइज हो सकते हैं। एक एक करके हम तीनों सिनेरियो को समझते हैं। अगर आपका सेल प्राइस मतलब आपने जिस प्राइस में गाड़ी को बेचा और जिस समय आपने इस गाड़ी को बेचा गाड़ी की फेयर वैल्यू सेम है, मतलब सेल प्राइस एंड फेयर वैल्यू ऑफ द कार ऑन द डेट ऑफ द सेल इज सेम, मतलब जितने में बिकनी चाहिए थी उतने में ही ये गाड़ी बिकी, यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। मतलब मैं आपको बेचूं, आपको बेचूं, आपको बेचूं, किसी को भी बेचूं, ऑब्वियसली किस वैल्यू पे बेचूंगा, फेयर वैल्यू पे। तो जो ये सेल हुआ है ये फेयर वैल्यू पे हुआ है, यहाँ पे कोई जोल जमेला नहीं है। अगर सेल प्राइस और फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ द सेल सेम है, तब उस ट्रांजैक्शन पे जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तब उस ट्रांजैक्शन पे जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस कैसे होगा, सेल प्राइस में से उस एसेट के WDV को हम लेस करेंगे, तब अगर उस ट्रांजैक्शन पे जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे इमीडिएटली इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तब उस प्रॉफिट या लॉस, उस सेल पे जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे इमीडिएटली इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो फर्स्ट सिनेरियो वेरी इजी, ध्यान से समझ लो। हमने एक सेल एंड लीज बैक का ट्रांजैक्शन किया,
ये सेल एंड लीज बैक का ट्रांजैक्शन क्लासिफाई हुआ एज एन ऑपरेटिंग लीज, राइट। तब जब ये एज एन ऑपरेटिंग लीज क्लासिफाई होगा ना, हमें हमारे सेल प्राइस को और हमारे फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ सेल दोनों को कंपेयर करना होगा। जब भी सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन एज एन ऑपरेटिंग लीज क्लासिफाई होगा, हमें हमारे सेल प्राइस को और फेयर वैल्यू को कंपेयर करना होगा। यहाँ पे फर्स्ट सिनेरियो हमने लिया कि हमारा सेल प्राइस और हमारा फेयर वैल्यू सेम है, मतलब ये सेल हुआ है फेयर वैल्यू पे। तब इस सिनेरियो में सेलर को जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा इस सेल पे, राइट, सेलर को जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा इस सेल पे, वो सेलर इमीडिएटली रिकॉर्ड करेगा इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। वो सेलर इमीडिएटली रिकॉर्ड करेगा इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट। हर एक केस के कुछ एग्जाम्पल हम लेते जाएंगे और एग्जाम्पल से जब न्यूमेरिकली समझते जाएंगे तो कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो देखो, हमने पहला सिनेरियो लिया, हमारा सेल एंड लीज बैक क्लासिफाई हुआ एज एन ऑपरेटिंग लीज। हमें क्या करना है, सेल प्राइस एंड फेयर वैल्यू को कंपेयर करना है टू डिटरमाइन द ट्रीटमेंट ऑफ द प्रॉफिट और लॉस। पहला सिनेरियो हमारा सेल प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, मतलब जो सेल हुआ है वो फेयर वैल्यू पे हुआ है। इस केस में क्या करना है, इस ट्रांजैक्शन पे जो भी हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें उसको इमीडिएटली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना है। जो सेलर है इस प्रॉफिट या लॉस को इमीडिएटली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेगा। तो ये पहले सिनेरियो पे हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। मेरे साथ साथ प्लीज ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लिखते जाओ तो कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम केस 1 की बात कर रहे हैं, जहां पे हमने बोला कि हमारा सेल प्राइस इज इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, राइट। जहां पे हमने बोला कि हमारा सेल प्राइस इज इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। तो देखो, पहला एग्जांपल हम इस कैटेगरी में लेते हैं। लेट अस कंसिडर कि हमारा जो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट है, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट मतलब रिटन डाउन वैल्यू, राइट। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट मतलब रिटन डाउन वैल्यू। हमारा जो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट है, एसेट का जो कैरिंग अमाउंट है वो हम मान लेते हैं 42 lakhs, राइट। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इज 42 lakhs। हमारा जो सेल प्राइस है, राइट, इस एसेट को हमने बेचा ना, हमारा जो सेल प्राइस है इस एसेट का, द सेल प्राइस ऑफ द एसेट इज 50 lakhs। और ये कौन सा सिनेरियो है, सेल प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। तो ऑब्वियसली ये जो फेयर वैल्यू भी होगा इस एसेट का, ये फेयर वैल्यू भी हमारा होगा 50 लाख। मतलब ये एक आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे कोई जोल नहीं है। जो सेल प्राइस है वही उस एसेट का फेयर वैल्यू था ऑन द डेट ऑफ द सेल। तो देखो, इस ट्रांजैक्शन में क्या होगा, द सेल प्राइस इज 50 whereas द कैरिंग अमाउंट इज 42, मतलब इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट। इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, प्रॉफिट। कैसे ये प्रॉफिट निकलेगा, सेल प्राइस माइनस द रिटन डाउन वैल्यू। तो देखो, सेल प्राइस हमने कितना बोला 50, बुक में इसका रिटन डाउन वैल्यू कितना था 42, मतलब यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितना हो गया, हमें 8 lakhs का प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट होगा, रिकॉग्नाइज इमीडिएटली इन दी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो प्रॉफिट है इसको हमें क्या करना है, वी नीड टू रिकॉग्नाइज दिस इमीडिएटली इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हमें इमीडिएटली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज कर लेना है। एब्सोल्युटली क्लियर। जब भी आपका सेल प्राइस और आपका फेयर वैल्यू बराबर है, उस ट्रांजैक्शन पे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम इमीडिएटली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेंगे। अभी इसी कैटेगरी के अंदर और एक एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। ऑल ऑफ यू डन विथ कॉपिंग दिस।
लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल अंडर दिस कैटेगरी। देखो यहाँ पे हमने इनिशियल एग्जांपल में WDV हमारा कितना लिया था, हमने बोला था WDV ऑफ द एसेट इज लेट्स से 42 लाख। अभी देखो हम बोलेंगे हमारा सेल प्राइस, लेट्स से हमारा सेल प्राइस इज 35 lakhs और इस एसेट का फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल इज ऑल्सो 35 lakhs, राइट। तो इस एग्जाम्पल में भी द सेल प्राइस इज इक्वल टू द फेयर वैल्यू, ठीक है। तो देखो इस ट्रांजैक्शन में क्या होगा, लॉस होगा ना, बिकॉज 42 लाख के WDV का जो एसेट है हमने 35 लाख में बेचा, राइट। 42 लाख के जो WDV का एसेट है हमने 35 लाख में बेचा और 35 लाख ही इस एसेट का फेयर वैल्यू था ऑन द डेट ऑफ सेल। तो यहाँ पे देखो हमें क्या हो गया, यहाँ पे हमने लॉस इनकर किया। लॉस कैसे निकलेगा, WDV ऑफ 42 लाख माइनस सेल प्राइस ऑफ 35 लाख। यहाँ पे हमें ₹7 लाख का लॉस हो गया। इस लॉस को भी हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज इमीडिएटली इन स्टेटमेंट ऑफ profit and loss, right? What we need to do, we need to recognize this immediately in the statement of profit and loss. तो profit है तो भी immediately record करो, loss है तो भी immediately record करो, but किन circumstances में, जब sale price and fair value of the asset sold is the same, मतलब जो transaction हुआ है वो fair value पे sale transaction हुआ है। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दी फर्स्ट कैटेगरी। देखो हम क्या कर रहे हैं, सेल एंड लीज बैक ऑपरेटिंग लीज की तरह क्लासिफाई हुआ। हमें जब सेल होगा तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको किस तरह से ट्रीट करना है, उसकी ट्रीटमेंट समझनी है। इस ट्रीटमेंट को समझने के लिए हमें सेल प्राइस और उस एसेट के फेयर वैल्यू को कंपेयर करके डिसाइड करना है कि किस तरह से यह जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो पहला सर्कमस्टेंस हमने डील कर लिया। पहले सर्कमस्टेंस में हमने क्या देखा कि जब सेल प्राइस और जब फेयर वैल्यू, राइट, जब सेल प्राइस और उसका फेयर वैल्यू सेम है तो उस ट्रांजैक्शन पे जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होगा हम उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेंगे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड कैटेगरी। देखो ध्यान से समझना है इस सेकंड कैटेगरी को। इस सेकंड कैटेगरी में सेल प्राइस इज लेस देन दी फेयर वैल्यू, राइट। सेल प्राइस इज लेस देन दी फेयर वैल्यू, मतलब सेल प्राइस कम है, फेयर वैल्यू ज्यादा है। अगर एग्जांपल ले तो समझ लो कि हमारा सेल प्राइस है 50 बट उस एसेट का जो फेयर वैल्यू है वो है 58, मतलब ये एसेट हमने उसके फेयर वैल्यू से कम में बेचा, मतलब ये एसेट हमने उसके फेयर वैल्यू से कम में बेचा। तो देखो इस ट्रांजैक्शन में भी प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। अभी सर कैसे प्रॉफिट होगा, सर ये तो फेयर वैल्यू के कम में बेचा। यार प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस WDV ना। तो अगर सेल प्राइस WDV से ज्यादा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, राइट। सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से कम है, सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से कम है, बट प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस और उसके WDV का डिफरेंस। तो वहां पे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। तो हम कौन सा सिनेरियो देख रहे हैं, जहां पे सेलिंग प्राइस इज लेस देन द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। में भी कोई मजबूरी थी हमारी कि हमें बेचना पड़ा, हमें इमीडिएटली पैसे की जरूरत थी, मे बी बायर नहीं मिल रहा था, मे बी डिमांड इस तरह की थी, किसी भी कारणवश ऐसा हो सकता है कि हमने इस एसेट को उसके फेयर वैल्यू से कम में बेच दिया। तो ये स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं कि इस सिनेरियो में भी अगर आपको प्रॉफिट है तो उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लो, चलो ठीक बात है। अगर लॉस भी आपको हो रहा है तभी उस लॉस को भी आप इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लो, मतलब जैसे केस 1 में हमें प्रॉफिट या लॉस को इमीडिएटली रिकॉर्ड करना है, वैसे सेम तरीके से हमें
इस सेकेंड केस में भी प्रॉफिट हो या लॉस हो सेल पे, हमें उस प्रॉफिट या लॉस को इमीडिएटली रिकॉर्ड करना है। बट लॉस के केस में एक कॉशन स्टैंडर्ड ने बताया, राइट, लॉस के केस में एक कॉशन स्टैंडर्ड ने बताया। पहले इस कॉशन का मैं थोड़ा लॉजिक आपको समझा देता हूं, राइट, पहले इस क्वेश्चन का मैं थोड़ा लॉजिक आपको समझा देता हूं, फिर उस लॉजिक को समझाने के बाद, राइट, उस लॉजिक को समझाने के बाद एक बार इसको रीड करेंगे। ध्यान से समझना, व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू। समझो कि आपने ये जो एसेट है उसको बेचा 50 लाख पे, राइट, ये जो एसेट है आपने बेचा 50 लाख पे। ये जो एसेट है इसका जो फेयर वैल्यू मार्केट में है वो 60 लाख है। कितना है फेयर वैल्यू? 60 लाख। तो हमारा सिनेरियो बन गया ना कि सेलिंग प्राइस इज लेस देन दी फेयर वैल्यू। मतलब आइडियली ये एसेट कितने में मार्केट में बिकना चाहिए था? आइडियली ये एसेट आपका मार्केट में बिकना चाहिए था 60 लाख में, पर आपने इसको 50 लाख में बेचा। समझो इस एसेट का WDV, समझो इस एसेट का WDV था 54 लाख, राइट, इस एसेट का WDV था 54 लाख। तो आपको देखो लॉस हो गया ना, 54 लाख का सामान आपने कितने में बेच दिया? 50 लाख में। तो आपको 4 लाख का यहाँ पे लॉस हो गया। क्लियर है? सेलिंग प्राइस इज 50 लाख बट द फेयर वैल्यू वाज 60 लाख, तो सेलिंग प्राइस इज लेस देन दी फेयर वैल्यू। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसका WDV था 54, तो 54 और 50 का डिफरेंस 4 लाख का आपको लॉस हो गया। अभी मैंने बोला कि यार कोई आदमी फेयर वैल्यू से कम में एसेट क्यों बेचेगा? मे बी कोई मजबूरी थी, पैसे की अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी, राइट, हमें बेचना पड़ा, मे बी हमने एक स्ट्रेस सेल कर दिया, हमें बेचना पड़ा। पर अभी एक दूसरी स्टोरी समझो, ये स्टोरी समझ में आ गई ना, हमने फेयर वैल्यू से कम में बेचा और हमारा WDV सेलिंग प्राइस से ज्यादा था, इस वजह से हमें एक लॉस हुआ। अभी ध्यान देना, ये एसेट अगर हम किसी और से, ये सेम एसेट अगर हम किसी अनरिलेटेड किसी और से लीज बैक करते तो हमें 8 लाख का लीज रेंट देना पड़ता। ये सेम एसेट जब हम किसी और से लीज बैक करते, राइट, तो ये एसेट हमें 8 लाख रुपए पर एनम के लीज रेंट पे मिलता। बट हमने इस पार्टी से ये एसेट लीज बैक किया 7 लाख में। कितने में किया? 7 लाख में, इसी एसेट को हमने लीज बैक किया। तो देखो हो क्या रहा है, हमने मार्केट रेट से कम में ये एसेट को बेचा। ध्यान देना, हमने मार्केट रेट से कम वैल्यू में ये एसेट को बेचा, फिर जब वापस हमने लीज पे इसको लिया ना, हम इसका लीज रेंटल मार्केट रेट से कम पे कर रहे हैं। मार्केट रेट का लीज रेंटल कितना है? 8 लाख, बट हम एक्चुअली इस पे लीज रेंटल कितना पे कर रहे हैं? 7 लाख। क्यों? क्योंकि मैंने बायर को बोला यार देख, मेरे एसेट का जो फेयर वैल्यू था ना वो तो 60 लाख था, मैं तेरे को 50 लाख में कम दाम में दे रहा हूं। अब जब लीज बैक भी मैं करूंगा ना, तो इस एसेट का आइडियली जो लीज रेंट होना चाहिए उससे कम लीज रेंट मैं तुमको दूंगा। मतलब जो मेरे को लॉस हो रहा था, जो मेरे को लॉस हो रहा था इन सेलिंग द एसेट एट लेस देन फेयर वैल्यू, वो लॉस का कॉम्पनसेशन हो जा रहा है। क्या हो रहा है? वो लॉस का कॉम्पनसेशन हो जा रहा है बाय पेइंग लोअर अमाउंट ऑफ लीज रेंटल। 8 लाख के बदले मेरे को 7 लाख का ही लीज रेंट पे करना पड़ रहा है। मतलब मैंने फेयर वैल्यू से कम दाम में एसेट बेचा तो मैंने नुकसान किया। आइडियली तो फेयर वैल्यू पे बेचना चाहिए था, बट इस नुकसान की भरपाई हो जा रही है। कैसे हो रही है? आइडियली जितना इस एसेट पे मेरे को लीज रेंट पे करना चाहिए था उससे मैं कम लीज रेंट पे कर रहा हूं, तो इनिशियली जो मेरे को लॉस हुआ फेयर वैल्यू से कम में बेच के, उसका कम लीज रेंटल पे करने से मेरी भरपाई हो जा रही है।
अगर मैंने सामने वाली पार्टी के साथ ऐसा साइड अरेंजमेंट किया है, अगर मैंने सामने वाली पार्टी के साथ ऐसा साइड अरेंजमेंट किया है कि फेयर वैल्यू से कम में मैं तुम्हें एसेट बेचता हूं, बट मार्केट में जो लीज रेंट इस एसेट का मिलेगा उससे कम लीज रेंट में तुम मेरे को ये एसेट लीज बैक कर देना, उस केस में ये स्टैंडर्ड बोलता है इफ द लॉस इज कॉम्पनसेटेड, मतलब फेयर वैल्यू से कम में आपने इस एसेट को बेचा तो आपको लॉस हुआ। इफ द लॉस इज कॉम्पनसेटेड, मतलब इस लॉस की भरपाई आपकी हो जा रही है बाय फ्यूचर लीज पेमेंट्स बिलो द मार्केट प्राइस। जो मेरे को लीज पेमेंट आपको देना चाहिए था वो कितना देना चाहिए था, 8 लाख का, बट मैं एक्चुअल में आपको कितना दे रहा हूं, 7 लाख का। क्यों? बिकॉज आप मेरे को ये इनिशियल जो लॉस हुआ था ना फेयर वैल्यू से कम में बेच के, उसकी भरपाई करा रहे हो। इफ द लॉस इज कॉम्पनसेटेड बाय फ्यूचर लीज पेमेंट्स बिलो द मार्केट प्राइस, तो जो लीज पेमेंट्स हो रहे हैं वो बिलो द मार्केट प्राइस हो रहे हैं, तब उस केस में हमें क्या करना है, ध्यान देना, उस केस में ये जो लॉस है 4 लाख का, आइडियली लॉस का क्या करना है, टेक इट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इमीडिएटली। पर अगर इस लॉस की भरपाई हो जा रही है, आइडियली लॉस या प्रॉफिट का क्या करना है, हमने देखा ना कि रिकॉग्नाइज इट इमीडिएटली इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पर अगर आपने साइड अरेंजमेंट किया है और इस लॉस की आप भरपाई कर ले रहे हो बाय पेइंग लोअर लीज रेंटल्स एज कंपेयर टू द मार्केट प्राइस, लॉस शुड बी डेफर्ड एंड अमोर्टाइज, तब इस लॉस को डायरेक्टली पीएल में नहीं लेकर जाना है। द लॉस शुड बी डेफर्ड एंड अमोर्टाइज्ड इन प्रपोर्शन टू लीज पेमेंट्स ओवर द पीरियड एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज। तब इस केस में देखो, अगर ऐसा साइड अरेंजमेंट नहीं होता तब मैं डायरेक्टली ये 4 लाख के लॉस को पीएल में लेकर जाता, बट जो कि ये साइड अरेंजमेंट है, इस 4 लाख को मैं डेफर करूंगा और पीएल में अमोर्टाइज करूंगा, राइट, इन पैटर्न और इन प्रपोर्शन ऑफ द लीज पेमेंट्स ओवर द लीज टर्म। जिस प्रपोर्शन में मैं लीज पेमेंट्स पे करूंगा ओवर द पीरियड ऑफ द लीज, उसी प्रपोर्शन में ये 4 लाख को मैं पीएल में लेकर जाऊंगा। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस सिनेरियो। तो एक बार केस 2 वापस डिस्कस करते हैं। हमारा जो सेल प्राइस है वो फेयर वैल्यू से कम है, हम फेयर वैल्यू मतलब जितने में एसेट बिकना चाहिए था उससे कम में बेच रहे हैं। तो हम देखेंगे इस ट्रांजैक्शन में हमें प्रॉफिट हो रहा है या इस ट्रांजैक्शन में हमें लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों ही केस में आप प्रॉफिट या लॉस दोनों को ही इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करोगे इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पर अगर आपको लॉस हो रहा है, अगर आपको लॉस हो रहा है और लेसर उस लॉस की आपको भरपाई कर दे रहा है, कॉम्पनसेट कर दे रहा है बाय चार्जिंग लोअर लीज रेंटल्स एज कंपेयर टू द मार्केट रेट ऑफ दोज लीज रेंटल्स, तब उस केस में आप लॉस को इमीडिएटली पीएल में नहीं लेकर जाओगे, उस लॉस को डेफर करके अमोर्टाइज करोगे पीएल में इन प्रोपोर्शन टू द लीज रेंटल्स। क्लियर है? तो नॉर्मली हमें क्या करना है इस केस में, प्रॉफिट या लॉस दोनों को ही पीएल में लेकर जाना है। बट अगर सम में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि लॉस की भरपाई हो जा रही है बाय फ्यूचर लीज रेंटल्स एट लोअर देन मार्केट प्राइस, तब हम बोल देंगे कि ये जो लॉस है उसको हमें डेफर करके अमोर्टाइज करना चाहिए इन प्रोपोर्शन टू द लीज रेंटल्स। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस। चलो इसके ऊपर भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं सो दैट हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर बैठे। और इसके ऊपर सम आता है और बहुत ही इजी सम रहता है, बस हमें ये डिटरमाइन करना रहता है कि प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है और उसको हमें इमीडिएटली लेकर जाना है कि डेफर करना है। चलो केस 2 के एग्जांपल्स हम करते हैं। केस 2 किसके साथ डील करता है कि सेलिंग प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू। जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो हमारे फेयर वैल्यू से कम है, राइट। सेलिंग प्राइस इज लेस देन द फेयर वैल्यू। एक एक करके एग्जांपल लिखते जाते हैं। मान लेते हैं
कि WDV ऑफ द एसेट इज 40 lakhs। मान लेते हैं कि जिस एसेट को हमने सेल किया और वापस लीज बैक किया, उसका जो WDV है वो 40 lakhs है। हमारा जो सेल प्राइस है, इस एसेट का, समझो हमने ये एसेट बेचा 50 लाख में, और फेयर वैल्यू जो है इस एसेट का, राइट, फेयर वैल्यू जो है इस एसेट का समझो 56 lakhs है। क्लियर है? तो देखो इस केस में WDV is 40 lakh, sale price is 50 lakh, whereas the fair value of the asset is 56 lakh। तो इस केस में देखो एस्टैब्लिश हो गया कि सेल प्राइस इज लेस देन द फेयर वैल्यू। ट्रांजैक्शन पे जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होगा उसको कहां पे लेकर जाएंगे? डायरेक्टली PL में लेकर जाएंगे, अनलेस सम में हमें बता दे कि अगर लॉस है तो वो फ्यूचर में कॉम्पनसेट हो जा रहा है, तब हम उसको डेफर करेंगे। तो देखो इस केस में देखो क्या हो रहा है, इस केस में हमें प्रॉफिट हो रहा है। कैसे? हम प्रॉफिट निकालेंगे सेलिंग प्राइस माइनस रिटन डाउन वैल्यू। हमारा देखो इस केस में सेलिंग प्राइस कितना है? 50 लाख, वेयरएज WDV हमारा कितना है? 40 लाख। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितना हो गया? 10 लाख। और प्रॉफिट के केस में तो यार सोचना ही नहीं है, लॉस के केस में देखना है कि कॉम्पनसेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका हमें क्या करना है? recognize immediately in statement of profit and loss, right? इसका हमें क्या करना है? recognize immediately in the statement of profit and loss। absolutely clear about this। अभी सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं इसी कैटेगरी का। समझ गए ना क्या करना है? सेल प्राइस और WDV के डिफरेंस का प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, राइट। इस कैटेगरी में भी हर एक सिनेरियो में इसको इमीडिएटली हमें PL में लेकर जाना है, अनलेस कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे के वो लॉस को कॉम्पनसेट किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में लेट्स से रिटन डाउन वैल्यू सेम ही ले लेते हैं 40 lakhs। let's say written down value is 40 lakhs। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहां पे बोलते हैं सेल प्राइस। अभी हम यहां पे बोलेंगे सेल प्राइस। समझो सेल प्राइस हमारा है 36 लाख, राइट। सेल प्राइस हमारा कितना है? सेल प्राइस इज लेट्स से 36 लाख। और एसेट का फेयर वैल्यू, लेट अस अज्यूम कि जो एसेट का फेयर वैल्यू है, राइट, दिस फेयर वैल्यू इज 42 lakhs। क्लियर है? तो इस केस में भी देखो कि फेयर वैल्यू इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस, राइट। फेयर वैल्यू इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस, मतलब कुछ मजबूरी थी, फेयर वैल्यू से कम में बेचना पड़ा। इस ट्रांजैक्शन में देखो हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा WDV है 40 लाख का और हमारा सेलिंग प्राइस है 36 लाख का। तो इस ट्रांजैक्शन में हमें 4 लाख का लॉस हुआ, राइट। इस ट्रांजैक्शन में हमें 4 लाख का लॉस हुआ। इस लॉस की क्या ट्रीटमेंट होगी? रिकॉग्नाइज इमीडिएटली टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो हम समझ चुके हैं, प्रॉफिट हो या लॉस हो, राइट, हम समझ चुके हैं जब सेल प्राइस कम है फेयर वैल्यू से, तब उस ट्रांजैक्शन पे हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें उसको किस तरह से डील करना है? वी हैव टू टेक इट टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बट इस तरह के क्वेश्चन में हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, हावेवर, हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, क्या बोलेंगे हम? वील से हावेवर इफ द लॉस इज, और ये खाली लॉस के लिए ही एप्लीकेबल है, प्रॉफिट के लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं है।
However, if this loss is compensated by future lease payments below मार्केट प्राइस, मतलब ये जो लॉस हो रहा है उसको कॉम्पनसेट कर दे रहे हैं बाय फ्यूचर लीज पेमेंट बिलो मार्केट प्राइस, दी just 1 second. However, if the loss is compensated by future lease payments below market price, the loss मतलब ये 4 लाख loss should be deferred and amortized in proportion to lease payments over the period the asset is expected to be यूज। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल सिनेरियो क्या कि जब आपका सेलिंग प्राइस आपके फेयर वैल्यू से कम है, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा आपको सीधा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेना है। और अगर बोलते हैं कि ये जो लॉस है वो फ्यूचर में कॉम्पनसेट हो जाएगा, आपका लीज रेंटल मार्केट रेट से कम रहेगा, उस केस में इस लॉस को हमें डेफर करके अमोर्टाइज करना है इन प्रपोर्शन ऑफ लीज पेमेंट ओवर द पीरियड ऑफ द एक्सपेक्टेड यूज ऑफ द एसेट। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? तो इस केस में भी 2 एग्जांपल हमने कर लिए, प्रॉफिट है या लॉस है उसको सीधा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाओ। ये लिख लो, एक बार डिक्टेट कर दे रहा हूं वापस। हाउएवर इफ द लॉस इज कॉम्पनसेटेड by future lease payments below market price, the loss should be deferred and amortized, right? The loss should be deferred and amortized in proportion to lease payments over the period the asset is expected to be used. जिस पीरियड में आप एसेट को यूज करने वाले हो उस पीरियड में आप उसको डेफर करके अमोर्टाइज कर दो, अगर इस लॉस का कॉम्पनसेशन या भरपाई फ्यूचर में हो जाने वाला है। बट अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तब हम सीधा उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाएंगे। नाउ लेट अस कम टू द थर्ड कैटेगरी। देखो ये थर्ड कैटेगरी में क्या हो रहा है, थर्ड कैटेगरी में द सेल प्राइस is more than the fair value. The sale price is more than the fair value. मतलब मान लेते हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस है 50 लाख बट इस एसेट का फेयर वैल्यू है 46 लाख। क्लियर है? मतलब जिस दाम में इस तरह के एसेट यूजुअली मार्केट में बिकते हैं या फेयर वैल्यू पे ये एसेट जिस दाम पे मार्केट में बिकता उससे ज्यादा दाम में तुमने ये एसेट को बेच दिया। मतलब यहाँ पे यार थोड़ा सुन के अटपटा नहीं लग रहा है कि फेयर वैल्यू से ज्यादा में तुमने अपने एसेट को बेचा? क्या जोलजाल किया है भाई, बताओ तो। कैसे ऐसा बायर तुमने खोज लिया कि जो तुम्हारे से मार्केट वैल्यू से ऊपर वैल्यू में ये एसेट खरीदता है? तो यहाँ पे कुछ स्पेशल कंसिडरेशन है, बिकॉज तुमने मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू से ज्यादा में अपने एसेट को बेचा है। तो देखो ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है, स्टैंडर्ड बोलता है आइडियली तुम्हारा एसेट फेयर वैल्यू पे बिकना चाहिए था। लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। ये स्टैंडर्ड बोलता है कि आइडियली ये एसेट तुम्हारा फेयर वैल्यू पे बिकना चाहिए था। इस वजह से
तुम्हारे WDV और तुम्हारे फेयर वैल्यू, बिकॉज आइडियली एसेट कितने में बिकता, फेयर वैल्यू पे, आइडियली योर सेलिंग प्राइस शुड बी इक्वल टू योर फेयर वैल्यू। तो बोला तुम्हारे फेयर वैल्यू और तुम्हारे WDV का जो डिफरेंस है उसको हम तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस मानेंगे और उसको तुम इमीडिएटली अपने PL में रिकॉग्नाइज कर सकते हो। पर सेल वैल्यू और फेयर वैल्यू का जो डिफरेंस है, फेयर वैल्यू इधर है, सेल वैल्यू इधर है, योर सेल वैल्यू इज मोर देन योर फेयर वैल्यू, मतलब इस गैप में हमें है ना कुछ जोल लग रहा है, क्योंकि तुमने फेयर वैल्यू से ऊपर अपने सेल को किया है, तो ऑब्वियसली इस केस में प्रॉफिट होगा, राइट, बिकॉज हम क्या निकाल रहे हैं, सेल वैल्यू और फेयर वैल्यू का डिफरेंस। तो ये सेल वैल्यू और फेयर वैल्यू का डिफरेंस कितना है, 4 लाख, 4 लाख का गेन है यहाँ पे। बोला इस गेन को तुम डेफर करके अमोर्टाइज करोगे ओवर द पीरियड ऑफ द एक्सपेक्टेड यूज ऑफ द एसेट। क्लियर है? तो देखो स्टैंडर्ड क्या बोला कि यहाँ पे 2 स्टेप में तुम्हें प्रॉफिट या लॉस का कॉम्प्यूटेशन करना है। यहाँ पे तुम्हें 2 स्टेप में प्रॉफिट या लॉस का कॉम्प्यूटेशन करना है। क्या है ये 2 स्टेप? स्टेप 1 में आप फेयर वैल्यू और उसके कैरिंग अमाउंट या WDV का डिफरेंस निकालोगे। आइडियली आपको इतना ही प्रॉफिट या लॉस होना चाहिए था, बिकॉज नॉर्मली जो सेल होता है वो उसके फेयर वैल्यू पे होता है, बट आपने फेयर वैल्यू से ज्यादा में सेल किया है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू का डिफरेंस निकालोगे। यूजली यहाँ पे प्रॉफिट ही मिलेगा। स्टेप 1 में इट कुड बी प्रॉफिट, इट कुड बी लॉस, बट स्टेप 2 में ऑब्वियसली प्रॉफिट ही होगा बिकॉज योर सेलिंग प्राइस इज मोर देन योर फेयर वैल्यू। स्टेप 1 में जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा उसको क्या करोगे, रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। क्या करना है उसको, रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। स्टेप 1 में जो प्रॉफिट या लॉस आपको निकल रहा है उसको आपको क्या करना है, रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। स्टेप 2 में आप सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू का डिफरेंस निकालोगे, बिकॉज यहाँ पे जो ले यार, तुमने सेलिंग प्राइस अपना फेयर वैल्यू से ऊपर बेचा माल, वाह, ऐसा कस्टमर मिल गया तुमको जो मार्केट प्राइस से ऊपर खरीद लिया तुमसे, कुछ जरूर तुमने किया होगा गड़बड़ यहाँ पे। तो इस वजह से ये स्टैंडर्ड बोलता है ये जो तुमने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है ओवर एंड अबव द फेयर वैल्यू, ये जो तुमने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है ओवर एंड अबव द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, उसको आप डेफर करके अमोर्टाइज करोगे ओवर द पीरियड एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज। जितने समय तक आप उस एसेट को यूज करोगे, मतलब जो आपका लीज पीरियड होगा उस पीरियड में आपको डेफर करके अमोर्टाइज करना है। तो देखो वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। अगर आपका सेलिंग प्राइस आपके फेयर वैल्यू से ज्यादा है, अगर आपका सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है, मतलब यहाँ पे कोई शंका अराइज हो रही है कि कैसे तुमने फेयर वैल्यू से ज्यादा में अपने एसेट को बेच दिया, क्या तुमने झोल जाल यहाँ पे किया। इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस का हमें 2 स्टेप में कॉम्प्यूटेशन करना पड़ेगा। पहला स्टेप, हम फेयर वैल्यू मतलब जिस वैल्यू पे आइडियली तुम्हारा एसेट बिकना चाहिए था और WDV का डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होगा उसको इमीडिएटली हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर तुमने जो ओवर एंड अबव फेयर वैल्यू कमाया, मतलब तुम्हारे सेलिंग प्राइस और तुम्हारे फेयर वैल्यू का डिफरेंस, उसको हम डेफर करके अमोर्टाइज करेंगे इन over the period of the expected use of the asset, right? तो क्लियर है, याद क्या रखना है, फेयर वैल्यू और WDV का डिफरेंस इमीडिएटली, सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू का डिफरेंस डेफर एंड अमोर्टाइज ओवर द लीज पीरियड ओवर द एक्सपेक्टेड यूज ऑफ द एसेट। एक बार इसके ऊपर भी एग्जांपल न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं सो दैट हमारा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर भी क्रिस्टल क्लियर बैठे। ये हमारा केस 3 है। इस केस 3 में हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस हमारे फेयर वैल्यू से ज्यादा है, राइट। इस केस में हम क्या बोल रहे हैं, इस केस में हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारा
सेलिंग प्राइस है वो हमारे फेयर वैल्यू से ज्यादा है। एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, केस ए। लेट अस कंसिडर कि जो हमारा रिटन डाउन वैल्यू है, लेट अस कंसिडर कि जो हमारा रिटन डाउन वैल्यू है दैट इज 40 lakhs, राइट। रिटन डाउन वैल्यू को हमने 40 lakhs मान लिया। हमारा जो सेल प्राइस है, राइट, इस एसेट का हमारा जो सेल प्राइस है, द सेल प्राइस इज 50 lakhs, राइट, द सेल प्राइस इज 50 lakhs। और इस एसेट का फेयर वैल्यू, जो एसेट हमने बेचा, डेट ऑफ सेल मान लेते हैं कि इसका फेयर वैल्यू है 45 लाख। क्लियर है? तो देखो ये सिनेरियो हमारा बन गया ना, हमारा सेलिंग प्राइस इज मोर देन दी फेयर वैल्यू, राइट। ये सिनेरियो हमारा बन गया जहां पे हमारा सेलिंग प्राइस इज मोर देन फेयर वैल्यू। तुम सुपरमैन हो, तुमने फेयर वैल्यू से भी ऊपर में तुम्हारे एसेट को बेच दिया। अभी देखो एक तरह से देखे ना, मतलब अभी ये स्टैंडर्ड को नहीं अप्लाई करके एक लॉजिकली एक देखे तो हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? हम यहाँ पे प्रॉफिट निकालते हैं 50 माइनस 40, इसी तरह निकालते हैं ना प्रॉफिट। 50 लाख में बेचा, 40 लाख में हमारा WDV था, तो हमारा प्रॉफिट कितना निकल गया? 10 लाख। जनरली हम प्रॉफिट का कॉम्प्यूटेशन इस तरह से करते हैं, बट जो कि यहाँ पे एक शंका का एलिमेंट है, जो कि यहाँ पे एक शंका का एलिमेंट है, इसलिए इस स्टैंडर्ड ने थोड़ी अलग सी ट्रीटमेंट बताई। एक काम करो ना, इसको 45 के जगह प्लीज 46 ले लो तो और ज्यादा मजा आएगा करने में। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, स्टेप 1 में, अभी ये सॉल्यूशन है, ये हमने जनरल डिस्कशन किया था समझने के लिए कि टोटल प्रॉफिट 10 लाख का है। देखो स्टेप 1 में हमें क्या करने का बोला कि तुम फेयर वैल्यू और WDV का डिफरेंस निकालो, बिकॉज आइडियली तुम्हारा जो एसेट था वो फेयर वैल्यू पे बिकना चाहिए था। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, वी विल से फेयर वैल्यू माइनस WDV। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू एसेट का दिया है 46 लाख, एसेट का WDV दिया गया है 40 लाख। मतलब हमें यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है? 6 लाख का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, राइट। इन दिस केस देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 6 लाख। एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस। और इस प्रॉफिट को हमें क्या करना है? रिकॉग्नाइज immediately in the statement of profit and loss, right? Recognize immediately in the statement of profit and loss. Clear है? ये जो 6 लाख डिफरेंस निकला फेयर वैल्यू और WDV का, उसको हमें इमीडिएटली हमारे PL में रिकॉर्ड करना चाहिए, बिकॉज आइडियली किसी को फायदा कितना होता है अगर फेयर वैल्यू में बेचते, और WDV दैट इज द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल जो फायदा या लॉस होना चाहिए। फिर यहाँ पे हम हमारा स्टेप 2 अप्लाई करेंगे। ध्यान देना, स्टेप 2 क्या बोलता है कि आप सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू का डिफरेंस निकालो, बिकॉज आपने अपने फेयर वैल्यू से ऊपर इस एसेट को बेचा है, राइट। बिकॉज आपने फेयर वैल्यू से ऊपर इस एसेट को बेचा है। सो देखो यहाँ पे इस केस में हमारा सेलिंग प्राइस हमने कितना बोला, राइट। इस एग्जाम्पल में हमने सेलिंग प्राइस कितना बोला? 50 लाख। और फेयर वैल्यू एसेट का कितना है? 46 लाख। तो इस केस में भी हमें क्या हुआ? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ इस केस में भी हमें? इस केस में हमारा प्रॉफिट है 4 लाख। अभी ध्यान देना यहाँ पे, स्टेप 2 क्लियर है, सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू का डिफरेंस, राइट। स्टेप 2 क्या है? सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू का डिफरेंस। कितना आया? 4 लाख। तो देखो एक बात लॉजिकली समझो ना, हमें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 10 लाख का, राइट। हमें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 10 लाख का। इसी 10 लाख के प्रॉफिट को हमने 2 भाग में बांट लिया।
इसी 10 लाख के प्रॉफिट को हमने दो भाग में बांट लिया। एक भाग जो हमें इमीडिएटली पीएल में रिकॉर्ड करना है, दूसरा पार्ट जिसको हम डेफर करके अमोर्टाइज पीएल में करेंगे, मतलब अमोर्टाइज्ड मैनर में पीएल में रिकॉर्ड करेंगे। इस पार्ट को हमें क्या करना है, डेफर्ड एंड amortize, right? Deferred and amortize over the period of expected use of the asset, over the period of expected use of the एसेट। तो बहुत ही सिंपल है यार, इसके दो पहले केसेस किए, वहां पे तो इमीडिएटली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पे खाली दो पार्ट में बांटना है, एक हमें फेयर वैल्यू और डब्ल्यूडीवी का डिफरेंस निकालना है, दूसरा सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। ये वाला स्टेप 1 का जो आंसर आएगा उसको इमीडिएटली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हमें रिकॉर्ड करना है, और जो सेकेंड स्टेप में आंसर आएगा उसको डेफर करके हम अमोर्टाइज करेंगे, राइट? उसको डेफर करके हम अमोर्टाइज करेंगे। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, राइट? तो हमने बेसिकली किया क्या यार, ये जो 10 लाख है ना, समझो इसी को दो भाग में बांट दिया। पहला भाग हमने निकाला फेयर वैल्यू और डब्ल्यूडीवी का डिस्टेंस, दूसरा पार्ट हमने निकाला सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू का डिफरेंस। तो फेयर वैल्यू 46 था, डब्ल्यूडीवी 40 था, यहाँ पे 6 मिला हमें जिसको हम इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करेंगे। सेलिंग प्राइस हमारा 50 था और फेयर वैल्यू हमारा 46 था, यहाँ पे 4 जिसको हम डेफर करके पीएल में रिकॉग्नाइज करेंगे। तो पीएल में देखो जाएगा तो 10 ही, 6 इमीडिएटली चला जाएगा और जो 4 है वो ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट डेफर्ड मैनर में जाएगा। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस। तो फर्स्ट केस में देखो हमने ये किया। नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं इसी के ऊपर, राइट? होप ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट द ट्रीटमेंट, बहुत ही इजी है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल एक लेते हैं हम यहाँ पे। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, वील कॉल दिस एज एग्जांपल बी, ठीक है? वील कॉल दिस एज एग्जांपल बी। Let's say, let us assume कि WDV of the asset, समझ लो WDV of the asset सेम रखते हैं हम यहाँ पे 40 लाख। फिर यहाँ पे हम लोग बोलते हैं सेल्स प्राइस, ठीक है? फिर यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं सेल्स प्राइस। समझो हमने ये एसेट बेचा, समझो हमने ये एसेट बेचा 36 लाख पे, राइट? हमने ये एसेट बेचा 36 लाख पे। इस एसेट का जो फेयर वैल्यू था, इस एसेट का जो फेयर वैल्यू था वो था 33 लाख, राइट? हमने ये एसेट बेचा 36 लाख में, एसेट का फेयर वैल्यू था 33। तो देखो इस केस में भी द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द फेयर वैल्यू। आइडियली कितने में बिकना चाहिए था? 33 में बिकना चाहिए था, राइट? आइडियली कितने में बिकना चाहिए था? 33 में, बट हमने बेचा कितने में? 36 में। तो इस केस में देखो किस तरह से कॉम्प्यूटेशन हम करेंगे। वील से स्टेप 1, प्लीज रिमेंबर द स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करना है हमें? फेयर वैल्यू और WDV का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू हमारा कितना? 33, WDV हमारा कितना? 40। तो इसका आंसर कितना आएगा? 7 लाख। और ये जो आंसर है वो क्या है? लॉस, राइट? ये जो आंसर है वो क्या है? लॉस। आइडियली लॉस के केस में हम कैसे लिखेंगे? लॉस के केस में हम WDV माइनस फेयर वैल्यू कर देंगे सो दैट हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव में ना जाए। तो देखो हमें 7 का लॉस हुआ, इस लॉस को हमें क्या करना है?
recognize immediately in statement of profit and loss, right? इस लॉस का हमें क्या करना है, इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना है। और ये हमने कैसे निकाला, डिफरेंस बिटवीन द फेयर वैल्यू एंड द रिटन डाउन वैल्यू। क्लियर है? फिर देखो स्टेप 2, देखो स्टेप 2 में हमेशा ही गेन आएगा, बिकॉज ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन योर सेलिंग प्राइस एंड फेयर वैल्यू, एंड सेलिंग प्राइस इज मोर देन दी फेयर वैल्यू। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा इज सेलिंग प्राइस माइनस फेयर वैल्यू। तो सेलिंग प्राइस हमारा इस सम में हमने कितना बोला, 36 लाख। हमारा फेयर वैल्यू कितना है, 33। तो यहाँ पे हमें क्या हो गया, दिस डिफरेंस इज पॉजिटिव, जिसको हम प्रॉफिट बोलेंगे, विच इज 3 लाख। ये जो डिफरेंस है इसको क्या करना है, डेफर एंड अमोर्टाइज। एब्सोल्युटली क्लियर। आपको फेयर वैल्यू और WDV के डिफरेंस को इमीडिएटली रिकॉर्ड करना है, सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू के डिफरेंस को डेफर एंड अमोर्टाइज करना है। अभी लॉजिकली समझो, यहाँ पे भी अगर आइडियली एक फेयर ट्रांजैक्शन होता, एक आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन होता, तो ये एसेट कितने में बिकता, ऑब्वियसली उसके फेयर वैल्यू में बिकता, और फेयर वैल्यू पे बिकता तो लॉस कितना होता, 7 लाख का लॉस होता, बिकॉज 33 पे बिकता और 40 लाख उसका WDV होता। तो आइडियली जो लॉस होता 7 लाख का, उसको हमने इमीडिएटली PL में रिकॉर्ड कर लिया, पर ये बिका कितने में, 36 में बिका, राइट? ये अपने फेयर वैल्यू से ऊपर में बिका। तो जो फेयर वैल्यू के ऊपर का पोर्शन है उसको हम डेफर करके अमोर्टाइज करेंगे। और यहां पे भी देखो एक रैशनल समझ लो, अगर नॉर्मली हम सेल प्राइस और WDV का डिफरेंस निकालते तो यहां पे हमें लॉस होता कितना, 40 लाख WDV, 36 लाख इज माय सेलिंग प्राइस, मतलब यहां पे हमें 4 लाख का लॉस होता। तो देखो एक्चुअल में लॉस तो 4 लाख का ही हमने रिकॉर्ड किया ना, राइट? कैसे, पहले हमने फेयर वैल्यू और WDV का डिफरेंस निकाला, ये फेयर वैल्यू और WDV का डिफरेंस हमें मिला 7 लाख, क्या मिला यहाँ पे, लॉस। फिर हमने सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू का डिफरेंस निकाला, ये सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू का डिफरेंस हमें कितना मिला, हमें मिला 3 लाख, ये क्या है, प्रॉफिट। तो लॉस ऑफ 7 लाख, प्रॉफिट ऑफ 3 लाख, तो नेट क्यूमुलेटिव इसका क्या हो गया, 4 लाख का लॉस, जो कि आइडियली हमारा अमाउंट है। क्लियर है? तो बस यहाँ पे इस सिनेरियो में हमें थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। कॉशन क्या है हमारा यहाँ पे, कॉशन हमारा यहाँ पे यही है, राइट? कॉशन हमारा यहाँ पे यही है कि हमें 2 पार्ट में इस कॉम्प्यूटेशन को करना है। फेयर वैल्यू और WDV का डिफरेंस निकालेंगे, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है। सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे, ऑब्वियसली प्रॉफिट ही होगा, जिसे हम डेफर करके अमोर्टाइज करेंगे, राइट? जिसे हम डेफर करके अमोर्टाइज करेंगे। और एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, सो दैट हम एकदम ये कॉन्सेप्ट हमारा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। समझ लो WDV, अगेन लेट अस कीप इट एज 40 lakhs, then let us say sales price, right? Let us say sales price। समझ लेते हैं कि हमारा जो सेल्स प्राइस है वो है 39 लाख, सेल्स प्राइस जो हमारा है वो है 39 लाख, एंड फेयर वैल्यू, राइट? इस एसेट की जो फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू को ले लेते हैं, लेट्स से 36 लाख, राइट? फेयर वैल्यू को ले लेते हैं एज 36 लाख। क्लियर है? तो यहाँ पे भी अगर ऐसे देखे हम, राइट, विजुअली अगर देखे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें हो रहा है लॉस 1 लाख का, विच इज 39 और 40 का डिफरेंस। बट हम जैसे सम में करते हैं, स्टेप वाइज करके देखते हैं।
यहाँ पे देखो WDV माइनस फेयर वैल्यू निकालेंगे बिकॉज लॉस हो रहा है, तो ये 40 माइनस 36 हम करेंगे, हमें लॉस कितना आएगा, 4 लाख का लॉस आएगा। इसको क्या करना है, रिकॉग्नाइज इमीडिएटली, राइट। इसे क्या करना है, रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। फिर हम हमारा स्टेप 2 करेंगे। यहाँ पे स्टेप 2 में क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस फेयर वैल्यू, ठीक है ना। स्टेप 2 में क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस फेयर वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो है 39, फेयर वैल्यू है 36। तो इस केस में देखो ऊपर तो हमें लॉस हुआ था ना, बिकॉज WDV ज्यादा फेयर वैल्यू कम। इस केस में हमें 3 लाख का प्रॉफिट होगा। सो देखो लॉस 4 लाख का ना, लॉस 4 लाख का और प्रॉफिट कितना, 3 लाख का। तो 4 लाख का लॉस और 3 लाख का प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे 1 लाख का हमें नेट लॉस हुआ है, विच इज अपेरेंट, जो हमने कंप्यूट किया। इस 3 लाख के प्रॉफिट को क्या करना है, डेफर्ड एंड वी नीड टू डेफर इट एंड अमोर्टाइज। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट, तीनों सिनेरियो एकदम क्लियर है। आई वुड सजेस्ट कि एक बार शांति से बैठकर ये तीनों सिनेरियो को रिकैप कर लोगे, न्यूमेरिक्स को एक बार रिकैप कर लोगे तो इतने अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा कि वापस उसको रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार मैं रिकैप करा देता हूं तीनों सिनेरियो, राइट, देन वी विल मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल एक्सरसाइज रिलेटिंग टू दिस। सो हमने क्या बोला, सेल एंड लीजबैक ट्रांजैक्शन की हम अकाउंटिंग देख रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने सेल एंड लीजबैक ट्रांजैक्शन को समझा। वी अंडरस्टूड दैट व्हाट डू वी मीन बाय सेल एंड लीजबैक ट्रांजैक्शन। सेल एंड लीजबैक ट्रांजैक्शन में 2 पार्टीज होगी, एक जो एसेट का ओनर होगा, दूसरा जो उस एसेट को खरीदेगा। तो जो एसेट का ओनर है उसने उस एसेट को बेच दिया, तो वो सेलर बन गया, सामने वाला खरीदार बन गया, बायर बन गया। बायर ने उस एसेट का जो प्राइस है वो सेलर को पे कर दिया, तो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन खत्म। बट साथ साथ ये लोग ये भी अग्री कर चुके हैं कि बायर उस एसेट को वापस सेलर को लीज पे दे देगा और इसके बदले सेलर बायर को लीज रेंटल्स पे करेगा। मतलब सेलर और बायर इनिशियली क्रिएट होंगे, फिर बायर लेसर बन जाएगा और सेलर लेसी बन जाएगा। फिर हम इस ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करेंगे इनटू फाइनेंस लीज एंड इनटू ऑपरेटिंग लीज। देखो फाइनेंस लीज का चक्कर बहुत ही सीधा है। अगर इसको हमने क्लासिफाई किया है एज अ फाइनेंस लीज, इस ट्रांजैक्शन पे जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है सेलर को, इस ट्रांजैक्शन पे जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होता है सेलर को, उसको डेफर करके अमोर्टाइज करना है इन प्रोपोर्शन ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ द लीज्ड एसेट। इसको हमें डेफर करके अमोर्टाइज करना है इन प्रोपोर्शन ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ द लीज्ड एसेट। पर अगर ये सेल एंड लीज बैक ऑपरेटिंग लीज के तरह क्वालिफाई करता है, पर अगर ये सेल एंड लीजबैक ट्रांजैक्शन अगर ऑपरेटिंग लीज के तरह क्वालिफाई करता है, तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस का सेलर क्या ट्रीटमेंट करेगा, राइट। उस केस में प्रॉफिट या लॉस का सेलर क्या ट्रीटमेंट करेगा वो हम देखेंगे बाय कंपेयरिंग द सेल्स प्राइस विद द फेयर वैल्यू, राइट। वो हम देखेंगे बाय कंपेयरिंग द सेल्स प्राइस विद द फेयर वैल्यू। अभी देखो क्या करना है यहाँ पे, अगर सेल प्राइस आपका फेयर वैल्यू के बराबर है, राइट, अगर सेल प्राइस आपका फेयर वैल्यू के बराबर है, मतलब आपने नॉर्मल मार्केट प्राइस पे ट्रांजैक्शन किया है, यहाँ पे कोई भी जोल नहीं है, तो इस ट्रांजैक्शन में जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस है आपको सीधा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लेना है। क्लियर। फिर सेकेंड सिनेरियो हमने देखा कि आपका सेल प्राइस एसेट के फेयर वैल्यू से कम है, राइट। आपका सेल प्राइस एसेट के फेयर वैल्यू से
कम है। इस केस में देखो हम क्या करेंगे, हमने फेयर वैल्यू से कम में एसेट बेचा, होगी कुछ मजबूरी, पैसे की जरूरत होगी, कुछ भी हो सकता है। इस केस में प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा आपको इमीडिएटली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर लेना है। पर अगर इसमें भी आपने जोल किया है, मतलब आपने एसेट को उसके फेयर वैल्यू से कम में बेचा और जो लेसर आपसे लीज रेंटल चार्ज कर रहा है वो फेयर मार्केट वैल्यू जो उस लीज रेंटल के होने चाहिए थे उससे कम चार्ज कर रहा है, बिकॉज आपने ये जो एसेट फेयर वैल्यू से कम में बेच के लॉस किया उसकी वो लेसर आपको भरपाई या कॉम्पनसेशन करना चाहता है। अगर ऐसा सिनेरियो है तब उस लॉस को डेफर करके हम अमोर्टाइज करेंगे इन प्रपोर्शन ऑफ लीज पेमेंट ओवर द एक्सपेक्टेड यूज ऑफ द एसेट, राइट। ये तो सिनेरियो यूजुअली अगर बताएंगे तो आएगा, अदरवाइज नॉर्मल ट्रीटमेंट प्रॉफिट या लॉस का क्या है, इमीडिएटली चार्ज इट टू और इमीडिएटली रिकॉग्नाइज इट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर थर्ड सिनेरियो की हमने बात की। थर्ड सिनेरियो में हमने क्या देखा, राइट, फिर थर्ड सिनेरियो की हमने बात की और इस थर्ड सिनेरियो में हम लोगों ने क्या देखा, हमने इस थर्ड सिनेरियो में देखा कि सेल प्राइस इज मोर देन दी फेयर वैल्यू। मतलब वाह भाई, ऐसी कैसी चीज हो गई कि आपने फेयर वैल्यू से ऊपर में एसेट किसी को पकड़ा दिया। बोला इसमें एक स्पेशल कंसिडरेशन करना पड़ेगा, आप जो भी अपना प्रॉफिट या लॉस होगा उसको दो पार्ट में कैलकुलेट करोगे और दो पार्ट में कैलकुलेट करके उसका रिकॉग्निशन होगा। देखो आइडियली जो सेल होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, फेयर वैल्यू पे होना चाहिए। तो बोला आप पहले फेयर वैल्यू और WDV का डिफरेंस निकालो। क्या करो, फेयर वैल्यू और WDV का डिफरेंस निकालो। यहां पे आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लो। यहां पे आपको जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होता है उसको इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लो। फिर आप सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू का डिफरेंस निकालो। देखो आपने फेयर वैल्यू से कितने ऊपर बेचा है। ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर पॉजिटिव ही आएगा, प्रॉफिट ही आएगा, बिकॉज आपका सेल्स प्राइस इज ग्रेटर देन योर फेयर वैल्यू। यहाँ पे देखो आपने फेयर वैल्यू से कितने एक्सेस में बेचा है और इस प्रॉफिट या एक्सेस को आप डेफर करके अमोर्टाइज करो। ओवर द पीरियड द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज। क्लियर है। तो एक पोर्शन इसका इमीडिएटली रिकॉर्ड होगा और एक पोर्शन को हम डेफर करके अमोर्टाइज करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ द लीज टर्म। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस। चलो अभी हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज पे चलते हैं। बड़े इजी सम रहते हैं इसके, 5 मार्क का मे बी सम आएगा, 5 मिनट लगेगा अब आप इसको सॉल्व करने में। ठीक है, लेट्स कम टू द प्रैक्टिकल एक्सरसाइज ऑन लीजेस। पहले हम ये सेल एंड लीज बैक वाले ट्रांजैक्शंस के सम देख लेते हैं, राइट, सो दैट साथ साथ इसको हम कंप्लीट कर लें। कम टू क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, शांति से एक बार क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, राइट। लेट अस रीड दिस टुगेदर। इट सेज एक्स लिमिटेड सोल्ड जेसीबी मशीन WDV जिसका 50 लाख था टू Y लिमिटेड फॉर 60 लाख। तो ये जो 50 लाख है ये WDV है, जो 60 लाख है ये सेलिंग प्राइस है। X लिमिटेड हमारा सेलर है और Y लिमिटेड हमारा बायर है। एंड द सेम JCB was leased back by Y to X। मतलब Y ने ये वापस X को दे दिया तो Y बन गया लेसर और X बन गया लेसी। ठीक है, द लीज इज एन ऑपरेटिंग लीज। बोला कि ये लीज को हमने एज एन ऑपरेटिंग लीज क्लासिफाई किया है। कमेंट अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 60 लाख इज इक्वल टू दी फेयर वैल्यू, राइट। आपका जो सेलिंग प्राइस है इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। तो सिंपल रूल हमारा केस 1, व्हेन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू हम क्या करते हैं, प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं इन दी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस केस में देखो क्या हो रहा है, इस केस में सेलिंग प्राइस इज 60, WDV इज
50। तो यहाँ पे हमें क्या होगा, प्रॉफिट, राइट। यहाँ पे हमें क्या होगा, प्रॉफिट, विच इज 60 लाख ऑफ सेलिंग प्राइस माइनस 50 ऑफ WDV। यहाँ पे हमें 10 लाख का प्रॉफिट होगा और इस 10 लाख को हमें क्या करना है, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज। एब्सोल्युटली क्लियर। तो सबसे इजी सिनेरियो, जब आपका सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू के बराबर है, सेलिंग प्राइस और WDV का डिफरेंस निकाल लो, प्रॉफिट और लॉस, और उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लो। एब्सोल्युटली क्लियर फर्स्ट सिनेरियो। नेक्स्ट सिनेरियो, अभी देखो नेक्स्ट सिनेरियो में ये लोग क्या बोल रहे हैं, फेयर वैल्यू इज 50 लाख, सेलिंग प्राइस इन्होंने चेंज कर दिया टू 45 लाख। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू ना। हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 45, फेयर वैल्यू कितना है यहाँ पे 50। मतलब कोई मजबूरी वाला सिनेरियो है, मजबूरी में, सॉरी उल्टा मैंने लिखा यहाँ पे, फेयर वैल्यू इसका है 50 और सेलिंग प्राइस है 45। मतलब मजबूरी वाला सिनेरियो है, फेयर वैल्यू से कम में बेचा। और अगर फेयर वैल्यू से कम में बेचा तो प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो उसको क्या करेंगे, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अनलेस कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है लॉस के कॉम्पनसेशन की। तो देखो इस केस में आपका सेलिंग प्राइस है 45, आपका WDV है 50। तो इस केस में आपको लॉस हो रहा है बिकॉज आपने 50 के WDV का माल कितने में बेचा, 45 में बेचा। तो इस केस में यू हैव अ लॉस ऑफ 5 लाख। इसको भी क्या करेंगे, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज। राइट, ये सेकेंड सिनेरियो है, मजबूरी सिनेरियो, जहां पे मजबूरी में हमें फेयर वैल्यू से कम में एसेट को बेचना पड़ा और इस केस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करेंगे। बट यहाँ पे सम में जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तब ये साथ में लिख देंगे कि हाउएवर इफ दिस लॉस इज गेटिंग कंपनसेटेड बाय फ्यूचर लीज रेंटल्स बिलो मार्केट प्राइस, तब हम इस 5 लाख को डेफर करके अमोर्टाइज करते इन प्रपोर्शन ऑफ लीज पेमेंट ओवर द पीरियड ऑफ द एक्सपेक्टेड यूज ऑफ द एसेट। देन थर्ड सिनेरियो में चलते हैं। देखो थर्ड सिनेरियो में क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस दिया गया है हमें कितने का, 62, और हमारा फेयर वैल्यू दिया गया है हमें 55। वाह, ये तो जोल सिनेरियो बन गया ना भाई, थर्ड केस बन गया हमारा। थर्ड केस में क्या होता है, द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द फेयर वैल्यू, और जब भी सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है हम दो स्टेप में कंप्यूटेशन करेंगे, फेयर वैल्यू और WDV का डिफरेंस, सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू का डिफरेंस। तो देखो आराम से करते हैं इसको। अभी देखो यहाँ पे इस केस में स्टेप 1 हम करेंगे। देखो इसका फेयर वैल्यू कितना है 55, WDV कितना है इसका 50, और ऐसे भी देखो ना ये एसेट को बेच के फायदा कितना हुआ है, 62 सेलिंग प्राइस है, 50 का WDV है, मतलब 12 लाख का टोटल फायदा है। और इस 12 लाख के टोटल फायदे को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, जिसका एक पार्ट हम इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लेंगे और एक पार्ट हम डेफर करके अमोर्टाइज करेंगे। तो स्टेप 1 में हमें क्या करना है, स्टेप 1 में हम करेंगे फेयर वैल्यू माइनस रिटन डाउन वैल्यू। राइट, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, फेयर वैल्यू माइनस रिटन डाउन वैल्यू। फेयर वैल्यू बताया गया 55, रिटन डाउन वैल्यू बताया गया 50, और यहाँ पे 5 लाख का प्रॉफिट। राइट, यहाँ पे देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। इसको क्या करना है, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज। फिर यहीं पे हम स्टेप 2 बनाते हैं। स्टेप 2 में क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस फेयर वैल्यू। राइट, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम सेलिंग प्राइस माइनस फेयर वैल्यू करेंगे। देखो सेलिंग प्राइस कितना है 62,
फेयर वैल्यू इसका कितना है 55, राइट। तो यहाँ पे हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ 7। इसको क्या करना है, डेफर एंड अमोर्टाइज। एंड देखो 5 + 7 12, जो हमने देखा 12 का प्रॉफिट हो रहा है। इस 12 के प्रॉफिट को हमने दो भाग में बांट दिया, पहला फेयर वैल्यू और WDV का डिफरेंस जिसको इमीडिएटली रिकॉर्ड करेंगे, दूसरा हमारे सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू का डिफरेंस जिसको हमें डेफर करके अमोर्टाइज करना है। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस, एकदम क्रिस्टल क्लियर आप सबके माइंड में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट सिनेरियो करते हैं, सिनेरियो डी। फेयर वैल्यू 45 है और सेलिंग प्राइस 48 है। तो सेम सिनेरियो है, सेलिंग प्राइस 48, फेयर वैल्यू 45, मतलब ये भी केस 3 है हमारा, कुछ जोल किया है इन्होंने, फेयर वैल्यू से ज्यादा में बेच दिया। तो स्टेप 1 हम करेंगे। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, देखो स्टेप 1 यूजली कैसे बनता है, फेयर वैल्यू माइनस रिटन डाउन वैल्यू। फेयर वैल्यू 45, रिटन डाउन वैल्यू 50, मतलब यहाँ पे 5 लाख का क्या हो गया, लॉस, राइट। मतलब यहाँ पे 5 लाख का क्या हो गया, लॉस। और स्टेप 2 हम करेंगे। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस फेयर वैल्यू। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है 48, फेयर वैल्यू कितना है 45, तो यहाँ पे 3 लाख का प्रॉफिट। इसको क्या करना है, इमीडिएट, इसको क्या करना है, डेफर। और इन दोनों का अगर हम समेशन देखें, 5 का लॉस और 3 का प्रॉफिट, तो नेट क्या हुआ, 2 लाख का लॉस। और देखो 48 लाख का सेलिंग प्राइस और 50 लाख का WDV ना, 48 लाख का सेलिंग प्राइस और 50 लाख का WDV, तो आइडियली तो 2 लाख का ही लॉस हुआ। इसी 2 लाख के लॉस को, राइट, इसी 2 लाख के लॉस को हमने दो प्रपोर्शन में बांट दिया, 5 लाख का लॉस और 3 लाख का प्रॉफिट। 5 लॉस 3 प्रॉफिट, 2 का नेट लॉस। बट 5 को हमें इमीडिएटली रिकॉर्ड करना है, विच इज द डिफरेंस बिटवीन द फेयर वैल्यू एंड द WDV, राइट, विच इज द डिफरेंस बिटवीन द फेयर वैल्यू एंड द WDV। एंड सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू का जो डिफरेंस है उसको हम डेफर करके अमोर्टाइज करेंगे। एब्सोल्युटली इजी सिनेरियो, एकदम ढंग से समझ में आ गया। नेक्स्ट हम पे जाते हैं। देखो इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, ये डॉक्यूमेंटेशन का मैं आपके पास ऑलरेडी हैंडआउट है, ठीक है, ये एक बार रेफर कर लो, ये जो हैंडआउट मैंने दिया है हैंड रिटन नोट्स का, राइट। तो ये देखो हैंडआउट में हमने सम नंबर 8, ये जो सम अभी हमने सॉल्व किया उसको किस तरह से डॉक्यूमेंट किया है देख लेंगे। अभी देखो तुम्हारे पास एग्जाम में समय है तो ये मैटर तुम लिखना, अगर समय नहीं है तो डायरेक्टली तुम इसका सॉल्यूशन कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एकदम आइडियलिस्टिक वे से जिस तरह से आंसर होना चाहिए, एकदम लाइक मोनालिसा पेंटिंग के एकदम परफेक्शन से जो होना चाहिए वो परफेक्शन की बात की है। बट इफ यू डोंट हैव टाइम यू कैन अवॉइड दिस मैटर एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट विद दिस सॉल्यूशन, और वहां पे भी हम फेयरली एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो मैंने क्या लिखा कि एज पर AS 19 when sale and leaseback results in an operating lease, तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ये हमारा केस 1 है, ठीक है, ये हमारा क्या है, केस 1, where the transaction is at fair value, right, where the transaction is at fair value, मतलब your selling price is equal to the fair value, profit or loss should be recognized immediately, ये हमारा केस 1। फिर मैंने यहाँ पे केस 2 भी प्लॉट कर दिया। केस 2 में मैंने क्या बोला, whether sale price is less than, right, whether sale price is less than the fair value, profit or loss should be recognized immediately, यही हमने देखा था केस 2 में, except when the loss is compensated by future lease rentals below market price, loss should be deferred and amortized in proportion to the lease payment over the period the asset is expected to be used। तो ये हमारा केस 2 मैंने डॉक्यूमेंट कर दिया। और ये हमारा केस 3 है,
where the sale price is greater than the fair value, the excess over fair value. एक्सेस ओवर फेयर वैल्यू मतलब सेलिंग प्राइस माइनस फेयर वैल्यू, राइट. एक्सेस ओवर फेयर वैल्यू का क्या मतलब होगा? सेलिंग प्राइस माइनस फेयर वैल्यू. शुड बी डेफर्ड एंड अमोर्टाइज ओवर द पीरियड एज इट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज. तो तीनों केस का मैंने डॉक्यूमेंटेशन कर दिया. अभी इसके बाद देखो, इसके बाद बड़े डिटेल में मैंने सॉल्व करके दिया है. फर्स्ट केस में देखो हमने आपके जो मैंने स्टडी मटेरियल पे अभी ये सॉल्व कराया ना, इसके साथ प्लीज एक बार कोरिलेट करते करते जाना. देखो फर्स्ट केस में हमने क्या किया, 10 लाख का लॉस इमीडिएटली रिकॉर्ड 10 लाख का प्रॉफिट इमीडिएटली रिकॉर्ड करने को बोला ना. तो यहाँ पे भी देखो इस केस में भी हमने यही किया है ये सोल्यूशन में. इफ द सेल प्राइस इज 60 is equal to the fair value, the profit of rupees 10 lakh which is selling price minus WDV should be immediately recognized. right? ऐसे करके जितने भी हमने, भले ही हमने स्टडी मटेरियल के ऊपर सॉल्व कर लिया, बट हर एक केस का मैंने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ किस तरह से आपको आंसर लिखना है सारा कुछ प्रॉपरली लिख के दिया. और एक कोरिलेट कर लेते हैं, जैसे लास्ट केस में, राइट, लॉस 5 लाख का हम इमीडिएटली रिकॉर्ड करेंगे और 3 लाख का हम जो प्रॉफिट है उसको डेफर एंड अमोर्टाइज करेंगे. यही ट्रीटमेंट देखो हमने यहाँ पे लिखी थी कि जो लॉस है 5 लाख का वो इमीडिएटली रिकॉर्ड करना और 3 लाख का जो प्रॉफिट है वो डेफर एंड अमोर्टाइज करना है. तो ये आपको हैंड रिटन नोट्स के द्वारा परफेक्टली ड्राफ्टेड आंसर मिल गए, उसी तरह से आपको एग्जाम में लिखने. ये कॉम्प्यूटेशन हम जान लेंगे तो बस डॉक्यूमेंटेशन की बात है. अभी एक बार सम नंबर 9 पे चलते हैं. ठीक है, सम नंबर 9 पे चलते हैं, रीड करते हैं और इसको और एफिशिएंटली हम करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज काफी एग्जांपल्स और सम सॉल्व कर लिए और फंडे भी बार बार आई हैव रीआइटरेटेड सो दैट आपके माइंड में एकदम प्रॉपरली ये सेटअप हो जाए. सो देखो, व्हील से ए लिमिटेड sold machinery having WDV of 40 lakh to B limited for 50 lakh. तो 40 का माल 50 में बेचा, 10 लाख का प्रॉफिट किया. The same machinery was leased back by B limited to A limited. The lease is classified as an operating lease. अभी हमें कमेंट करने को बोल रहे हैं कि अगर सेल प्राइस फेयर वैल्यू के बराबर है, सेल प्राइस फेयर वैल्यू के बराबर है, तो प्रॉफिट या लॉस जो भी है इमीडिएटली रिकॉर्ड करना है. तो देखो यहाँ पे WDV 40 है, सेल प्राइस 50 है, तो व्हील से प्रॉफिट हो जाएगा हमें सेलिंग प्राइस माइनस दी WDV, 10 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा. इमीडिएटली रिकॉग्नाइज, क्या करना है, वी नीड टू रिकॉग्नाइज इट इमीडिएटली. सेकेंड केस पे चलते हैं. सेकेंड केस में बोला फेयर वैल्यू इज 60 लाख, राइट. ध्यान देना, हमारा सेलिंग प्राइस सम में कितना दिया गया है, 50 लाख. फेयर वैल्यू कितना बोला, 60 लाख. मतलब सेलिंग प्राइस कम है फेयर वैल्यू से, मजबूरी में कम में बेचा. केस 2, प्रॉफिट या लॉस दोनों को इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लेना है. तो देखो यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट होगा बिकॉज सेलिंग प्राइस 50 है, WDV 40 है, तो यहाँ पे 10 लाख का प्रॉफिट होगा. व्हील से इमीडिएटली रिकॉग्नाइज, इसे हमें क्या करना है, इसे हमें इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेना है, राइट. वी नीड टू इमीडिएटली रिकॉग्नाइज दिस. फिर इसके बाद नेक्स्ट, फेयर वैल्यू 45 एंड सेलिंग प्राइस इज 38. तो देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस बोला 38, फेयर वैल्यू इस केस में बोला 45. तो अभी भी हम मजबूरी है यार, फेयर वैल्यू से कम में हमने बेचा, केस 2 में है. तो देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है 38 और WDV कितना है 40. तो यहाँ पे हमें लॉस होगा ना, 40 का जो एसेट है वो 38 में बेचा, क्या है 2 का लॉस. क्या करना है,
इमीडिएटली रिकॉग्नाइज। बट यहाँ पे देखो इस केस में हमें डिस्क्लेमर लिखना होता है ना कि अगर इस लॉस को फ्यूचर लीज पेमेंट को बिलो मार्केट प्राइस करके कॉम्पनसेट कर दिया गया है तब हमें उसको डेफर करके अमोर्टाइज करना चाहिए, अदरवाइज तो ये जो 2 लाख का लॉस है ये इमीडिएटली रिकॉर्ड होगा। तो सी भी हो गया। केस डी पे चलते हैं। फेयर वैल्यू 40, सेलिंग प्राइस 50। वाह भाई, फिर तुमने फेयर वैल्यू से ज्यादा में सेल कर दिया, राइट। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 50 और तुम्हारा फेयर वैल्यू कितना है 40। तो ये हमारा केस 3 आ गया ना, जोल कर दिया, फेयर वैल्यू से ज्यादा में तुमने अपने एसेट को बेच दिया। तो इस केस में, राइट, इस केस में हम 2 स्टेप में काम करते हैं ना। इस केस में हम 2 स्टेप में काम करते हैं ना। यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, ये केस डी यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं मैं। देखो स्टेप 1 में हमें क्या करना है। स्टेप 1 बोलता है कि आप फेयर वैल्यू और रिटन डाउन वैल्यू का डिफरेंस निकालो। तो हमारा फेयर वैल्यू है 40 और सम में रिटन डाउन वैल्यू कितना दिया है 40। तो ये 40 आंसर नील आ गया। यहाँ पे स्टेप 1 में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। फिर बोला स्टेप 2। स्टेप 2 में आप सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू का डिफरेंस निकालो। आपका सेलिंग प्राइस कितना है 50 और आपका फेयर वैल्यू एसेट का कितना है 40। तो आपको यहाँ पे 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। इसको क्या करना है आपको, डेफर एंड अमोर्टाइज, राइट। इसको आपको क्या करना है, यू नीड टू डेफर दिस एंड अमोर्टाइज। और देखो ना फैक्चुअली भी देखे तो 50 इज द सेलिंग प्राइस, 40 इज द WDV। 10 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है, राइट, वो 10 लाख के प्रॉफिट को हम डेफर एंड अमोर्टाइज करेंगे। बिकॉज आइडियली अगर फेयर वैल्यू पे बेचते ना तो कितने में बिकता 40 में, 40 का WDV, फेयर वैल्यू भी 40, सो नो प्रॉफिट नो लॉस। बट तुमने एक्चुअल में कितने में बेचा 50 में, जो कि फेयर वैल्यू से ऊपर है। तो जो फेयर वैल्यू से ऊपर तुमने रियलाइज किया है उसे हम डेफर करके अमोर्टाइज करते हैं। एब्सोल्युटली क्लियर। नेक्स्ट केस पे चलते हैं। यहाँ पे फेयर वैल्यू 46, सेलिंग प्राइस 50। तो अगेन सेलिंग प्राइस आपका 50 है और फेयर वैल्यू आपका 46 है। मतलब ये भी थर्ड केस के अंदर है, 2 स्टेप में करना है। तो मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ ई। यहाँ पे स्टेप 1 में मेरे को क्या करना होता है, फेयर वैल्यू में से WDV को लेस करना होता है। सो देखो मेरा फेयर वैल्यू कितना बताया जा रहा है 46 बताया जा रहा है और WDV सम में कितना दिया गया है 40 दिया गया है। तो 6 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है इसे क्या करना है, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज। राइट, फेयर वैल्यू और WDV का डिफरेंस इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू का डिफरेंस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना बताया गया 50, फेयर वैल्यू कितना है 46। तो यहाँ पे भी 4 का प्रॉफिट हुआ। इसे क्या करना है, वील डेफर एंड अमोर्टाइज, राइट। वील डेफर दिस एंड वी विल अमोर्टाइज। एंड ओवरऑल देखो ना यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस 50 है और WDV 40 है, 10 का गेन है। इस 10 के गेन में, राइट, 10 लाख का जो ये गेन है इसमें 6 लाख हम इमीडिएटली रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट। वी आर रिकॉर्डिंग 6 लाख इमीडिएटली एंड दिस 4 लाख विल बी डेफर्ड एंड अमोर्टाइज, राइट, ओवर द एक्सपेक्टेड लेट्स से लाइफ ऑफ द एसेट। फिर नेक्स्ट सिनेरियो क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो इज केस एफ। केस एफ में देखते हैं, देखो सेलिंग प्राइस यहाँ पे बोला है 39 विच इज मोर देन द फेयर वैल्यू ऑफ 35। तो अगेन इट इज अंडर केस 3, राइट, इट इज अगेन अंडर केस 3। योर सेलिंग प्राइस इज मोर देन योर फेयर वैल्यू। तो यहाँ पे भी नीचे यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं मैं। एफ
इसको भी 2 स्टेप में करेंगे। स्टेप 1 हमारा क्या बनेगा, फेयर वैल्यू माइनस रिटन डाउन वैल्यू। फेयर वैल्यू सम में कितना बोला 35, रिटन डाउन वैल्यू कितना है 40, मतलब यहाँ पे 5 लाख का क्या हो गया लॉस। ये 5 लाख के लॉस को क्या करेंगे, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज, राइट। ये 5 लाख के लॉस को क्या करेंगे, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज। फिर इसके बाद बात करेंगे स्टेप 2 की। स्टेप 2 में क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस फेयर वैल्यू। सेलिंग प्राइस आपका कितना है 39, फेयर वैल्यू कितना आपने बताया गया है 35, मतलब यहाँ पे 4 लाख का प्रॉफिट। स्टेप 2 में ऑब्वियसली 4 लाख प्रॉफिट ही आता है। सो ये क्या बोला, डेफर एंड अमोर्टाइज। अब बहुत ही ज्यादा इजी लग रहा होगा, बहुत ही मैकेनिकल है। फंडे पता है तीनों के, इसके आइडेंटिफाई करने के, उस फंडे के हिसाब से हमें डिटरमाइन करना है। और लॉजिकली भी देखो इसकी बात कर लेते हैं। आपने 39 में बेचा, राइट, और आपके एसेट का WDV कितना 40, तो 40 का माल आपने 39 में बेचा, लॉस कितना हुआ 1 का। तो देखो यहाँ पे लॉस 1 का ही आया ना, 5 का लॉस इमीडिएटली रिकॉर्ड किया, 4 का प्रॉफिट डेफर किया, तो नेट जो रिजल्ट आया आपका वो 1 का लॉस आया। ये हर एक सिनेरियो में आपका टैली करेगा, राइट, ये हर एक सिनेरियो में आपका टैली करेगा। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एंड लीज बैक, राइट। जनरली यहाँ पे है ना बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, बिकॉज यूजुअली ये जो कन्वे करने का तरीका होता है ना वो प्रॉपर नहीं होता है। बट हमने जिस तरह से ये चार्ट बना के सिंप्लीफाई कर दिया, एकदम रूल के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दिया, उस रूल को लॉजिकली समझ भी लिया, तो इसके वजह से क्या होगा ना, हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने में और करेक्टली इसको डील करने में। अभी देखो हमारे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस में भी, राइट, May 18 में और May 18 विच इज आई थिंक विच इज IPCC और May 18 इंटर जो नया सिलेबस होगा उसमें भी आया है। अभी ये दोनों सम भी है ना एब्सोल्युटली सिमिलर है ऑफ द वेराइटी विच वी हैव डन। प्लीज आप लोग इसको एक बार अपने आप सॉल्व करना, राइट, सो दैट एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपके माइंड में आ जाएगी किस तरह से होगा। एंड ऑलरेडी हमारा जो हैंड रिटन नोट्स, जो हैंड रिटन सॉल्यूशंस मैंने आपको दिया है उसके अंदर ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है सॉल्यूशंस, तो एक बार सॉल्व करके नोट में एकदम डिटेल तरह से बताया हुआ है, उस नोट के साथ इसको प्लीज मैच कर लेना। क्लियर है? चलो, सो डन विथ द पोर्शन ऑन सेल एंड लीज बैक।